नमस्कार, मैं हूं माधव चंद्रा और आज हम फिल्म समीक्षा के इस कड़ी में एक ऐसे पहलू पर बात करने जा रहे हैं जिसमें पत्रकारीय समीक्षा और अकादमिक समीक्षा के बारे में बात करेंगे। और हमेशा की तरह हमारे पास उपलब्ध है डॉक्टर पंकज तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जब पत्रकारिता के विद्यार्थी जो यूजी और पीजी के विद्यार्थी हैं और जब फिल्म की समीक्षा के बारे में जब वो लिखने की कोशिश करते हैं तो दो चीज़ें आती हैं सामने, एक पत्रकारीय समीक्षा होती है और एक अकादमिक समीक्षा होती है। तो अकादमिक समीक्षा को हम ये भी कह सकते हैं कि फिल्म सिद्धांत की समीक्षा पे भी बात करते हैं, वो थोड़ा विस्तृत रूप होता है जिसके बारे में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो इससे पहले के एपिसोड में हमने काफ़ी कुछ विषय पर चर्चा किया है जो विद्यार्थी हमारे सीईसी की वेबसाइट और स्वयं की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है। देखिए, जब हम फिल्म समीक्षा की बात करते हैं, जैसा कि हम पिछले 10 अंकों से लगातार सिनेमा के हर पहलू पर चर्चा कर रहे हैं, अभिनय हो, कॉस्ट्यूम हो, लाइट्स हो, वीएफएक्स हो, म्यूज़िक हो, गाने हो, डायरेक्शन हो, इन तमाम चीज़ों पर हम एक विस्तार से हमने चर्चा करने की कोशिश की है कि समीक्षा लिखते वक्त आपको हर पहलू का ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह जैसे आपने ये बात की है कि फिल्म समीक्षाओं के भी कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि जो अखबार में हम रोज़मर्रा पढ़ते हैं किसी फिल्म की समीक्षा, जो एक कॉलम बेस्ड एक समीक्षा है जो कि हर समाचार पत्र में या वीकली या पाक्षिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक ये छपती है, और मैगज़ीन्स भी जो हैं उनमें भी फिल्म समीक्षा छपती है। तो आप देखेंगे कि और एक समीक्षा वो होती है जो साहित्यिक रंग, साहित्यिक कलेवर धारण किए हुए होती है। उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको लिटरेरी जो एलिमेंट्स हैं, जो साहित्यिक के तत्व हैं, वो ज़्यादा उसमें होते हैं। मैं ये कहूँगा कि जो फिल्म समीक्षक है या जो फिल्म समीक्षक बनना चाहता है या वो जो अपने सिलेबस में फिल्म समीक्षा को पढ़ रहा है कि फिल्म समीक्षा कैसे लिखना है, उसके लिए ये अनिवार्य है कि वो इन समीक्षाओं के प्रकार को भी समझे। ख़ासतौर पर जो रूटीन में समीक्षाएं आती हैं, इस तरह से टेलीविज़न पर भी प्रोग्राम्स आते हैं जो रेटिंग देते हैं कि ये फिल्म 5 स्टार है, ये फिल्म 4 स्टार है, ये 2 स्टार है, ये इसको कोई स्टार ही नहीं दिया। इस तरह से रैंकिंग भी लोग करते हैं और वो सब बॉक्स ऑफिस से रिलेटेड है, उसके विज्ञापन और तमाम तरह के पहलू हैं जिसके कारण उसका समीकरण थोड़ा अलग है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इन तमाम चीज़ों में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, और वो जो कॉमन चीज़ें हैं उनको समझना एक समीक्षक को ज़रूरी होता है। आप यदि रूटीन में फिल्म समीक्षा की बात करें, जो अमूमन आप अखबारों में या पत्रिकाओं में पढ़ते हैं या टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम के रूप में देखते हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि कुछ, क्योंकि उनके पास जो स्पेस है वो बहुत लिमिटेड है, उनके पास समय कम है, वो बहुत विस्तार में नहीं जा सकते। वो एक, जैसे हम यदि प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया में मान लो 3 कॉलम में उसको समीक्षा लिखना है, तो उसके पास सिर्फ 3 कॉलम का स्पेस है या कहीं कहीं सिंगल कॉलम का स्पेस है। तो उसमें वो एक पैराग्राफ अभिनय पर नहीं लिख सकता, उसे एक लाइन में ही लिखना पड़ेगा कि अभिनय क्या था, कैसे क्या। वो कैरेक्टराइजेशन पर नहीं लिख सकता, वो वीएफएक्स पर भी एक ही लाइन लिखेगा। लेकिन यदि उसके पास 4 कॉलम का स्पेस है, 5 कॉलम का स्पेस है, उसके पास आधा अखबार है, या वो एक आधे घंटे का टेलीविज़न प्रोग्राम एक फिल्म के ऊपर बना रहा है, तो वो फिर विस्तार में जाएगा। वो डायरेक्शन पर भी बात करेगा, वो कॉस्ट्यूम पर भी बात करेगा, वो वीएफएक्स पर भी विस्तार से बात करेगा, वो उसके कहानी के तमाम पहलुओं पर भी बात करेगा, वो उस फिल्म के मैसेज पर भी बात करेगा, वो उस फिल्म के संगीत पर भी बात करेगा, वो उस फिल्म में फिल्माए गए और प्रदर्शित गानों के संदर्भ में भी अपनी बात रखेगा, चर्चा करेगा। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो स्पेस पर निर्भर करती हैं कि आपके पास क्या स्पेस है, आपके पास
कितना टेलीविज़न की संदर्भ में यदि हम बात करें तो आपके पास कितना समय है, कितने समय में आपको समीक्षा करना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे आजकल चलन शुरू हुआ है प्रमोशन का, फिल्मों को प्रमोट करना है, तो कुछ जो समीक्षाएं होती हैं वो प्रायोजित भी होती हैं, स्पॉन्सर्ड। आजकल आप अखबारों में भी देखेंगे तो लिखा रहता है स्पॉन्सर्स न्यूज़, मतलब वो जो समाचार है वो किसी ने स्पॉन्सर किया है। तो स्पॉन्सर्ड फिल्म समीक्षाएं भी होती हैं और न्यूट्रल भी होती हैं, जो मतलब किसी को कोई जो किसी वाइज नहीं है, वो किसी की तारीफ में, किसी के उसमें नहीं लिख रहा है वो। जैसे आजकल ऑनलाइन मीडियम से लोग समीक्षा कर रहे हैं, अपने अपने व्यूज़ डाल देते हैं। हाँ, जिनको हम एक तरीके से इन्फ्लुएंसर की तरह कहते हैं कि वो भी उस फिल्म के बारे में अपनी राय रखते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब सोशल मीडिया के चलन से फिल्म समीक्षाओं पर भी उसका असर हुआ है। जैसा आपने कहा कि ये सब मार्केटिंग के टूल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स, और उसको ट्रेंड में लाना, उसको वायरल करना, ये करना, उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करके उसे न्यूज़ में लाना उस पर, तो ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। ऐसा देखा गया बीच में कई फिल्में ऐसी आई जिनका प्रचार प्रसार उस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन जब सोशल मीडिया और वर्ड ऑफ माउथ से लोगों ने बोलना शुरू किया या अपने अपने विचार लिखने शुरू किए, उसके बाद फिल्म ने एकाएक मार्केट में अपना रेटिंग हासिल किया। तो ये कहने का मतलब यही है कि आपको इन तमाम चीज़ों को समझना ज़रूरी है जब आप फिल्म समीक्षा लिखते हैं। और एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जब आप फिल्म समीक्षा की बात करेंगे तो आपके जहन में कुछ नाम आएंगे। जैसे मैंने पुराने जो हमारे पिछले अंक हैं उनमें भी मैंने चर्चा की है, जैसे जयप्रकाश चौकसे जी हैं, प्रहलाद अग्रवाल हैं, या और भी बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म समीक्षा लिखते हैं। और ख़ास तौर पर हिंदी जगत में, हिंदी सिनेमा के लिए हिंदी जगत में जो फिल्म समीक्षाएं लिखते हैं, हिंदी सिनेमा पर अंग्रेज़ी में समीक्षाएं लिखने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो वो लिखते हैं तो उनकी एक शैली है। वो शैली जो है, जिसको हम स्टाइल कहते हैं, जो हम यदि साहित्यिक भाषा में बात करें तो अमुक लेखक की अमुक शैली है, अमुक आदमी इस तरीके से लिखता है, इस तरह से मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करता है, इस तरह के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करता है, रेफरेंसेस ज़्यादा देता है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर उसकी एक पर्सनलाइज्ड स्टाइल, व्यक्तिगत एक शैली बनती है। तो यदि कोई व्यक्ति समीक्षक बनना चाह रहा है तो उसको अपने शैली पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि आपका स्टाइल ही उसको पढ़ने को मजबूर करेगा। बिल्कुल। और फिर आपकी एक समीक्षक के बतौर समीक्षक आपकी एक अलग पहचान बनना शुरू होगी कि अमुक व्यक्ति इस तरीके से लिखता है। मैं फिर वही संदर्भ लूँगा कि जैसे जयप्रकाश चौकसे जी हैं, और वो जब फिल्म समीक्षा अभी लिखते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जब लिखते थे तो वो संसार के तमाम घटनाओं को जोड़कर, संसार की तमाम विसंगतियों को, विद्रूपताओं को जोड़कर अपने भाष्य में वो सारी चीज़ें लेकर आते थे। वो अपनी समीक्षा में उन सारी चीज़ों को फिल्म से जोड़ते हुए लेकर आते थे। क्योंकि उनकी समीक्षा में, मतलब मैं उनको रेगुलर पढ़ता रहा हूँ, तो उसमें बहुत जगह ऐसा भी रहा है कि कई बार उनकी समीक्षा गानों के साथ ही शुरू होती थी, क्योंकि एक अनुभवी समीक्षक ही इस तरीके से फिल्म की समीक्षा को नाप तौल कर सकता है, मुझे लगता है। बिल्कुल। और उसके संदर्भ में फिर कहानी एक शुरू होती है, फिर फिल्म की कहानी पर आते हैं, संदर्भ क्या था और फिल्म की कहानी क्या है। तो ये सब शैली का मैटर है, ये शैली का मामला है। आपकी क्या शैली है, आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को परोसना चाहते हैं। ऐसे ही टेलीविज़न में हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे एंकर्स हुए हैं जिनके फिल्म के प्रोग्राम जो हैं वो पॉपुलर हुए हैं। लोग उनके प्रोग्राम्स देखकर अपना मन बनाते हैं और सिनेमा देखने जाते हैं। जैसे अनु कपूर फिल्मों के ऊपर बोलते हैं। एक जावेद अख्तर का भी एक शुरू हुआ था, जिन्होंने फिल्म समीक्षा के बारे पर बहुत सारा उन्होंने किया। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब आप एक पाठ्यक्रम में फिल्म समीक्षा को पढ़ते हैं और फिर उसको लिखने का प्रयास करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वहाँ भाषा ज्ञान
और आपका दर्शन और आप किस तरीके से पले बढ़े हैं, आपको कला का क्या ज्ञान है, संगीत का क्या ज्ञान है, ये सब चीज़ें भी उसमें मुझे लगता है कि जब अकादमिक समीक्षा की बात आती है तो संदर्भों का बहुत मायने रखता है, जिसमें आपको सिनेमा के इतिहास से लेकर बाकी तमाम पहलुओं को भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पत्रकारिता समीक्षा एक तरीके से कह रहा है कि आपके टेम्पररी दिमाग की व्यवस्था है। मतलब आपने फिल्म देखा और अपने विचार रखे और उसमें जो भी आपको पहलू समझ में आ रहा, आप अपने लिखा कॉलम के हिसाब से या वीकली जो भी पेज आपको मिल रहा है। लेकिन जब अकादमिक समीक्षा की बात आती है तो हमने जो देखा है या पढ़ते हैं तो उसमें उन तमाम संदर्भों की भी बात होती है जिसमें फिल्म के इतिहास से है, चाहे वो हिंदी सिनेमा की बात कर रहे हो, लेकिन उससे रिलेटेड विश्व के सिनेमा से और भी क्या चीज़ें जुड़ी हैं उस पर भी चर्चा होती है। उसमें निर्देशक के इतिहास की भी बात करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस पहलू पे बात करें, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि बतौर पत्रकार तो नहीं काम करते हैं, लेकिन उनका अकादमिक की तरफ रुझान होता है। जब वो फिल्म के बारे में एक विद्वान की तरह लिखना चाहते हैं तो फिर कैसे करें? खासतौर पर उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगी, संदर्भों का प्रयोग कैसे करेंगे, फिल्म को कैसे देखेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जब हम फिल्म को एक अकादमिक समीक्षा या हम उसको ये कहें कि एक साहित्यिक समीक्षा या हम उसको थोड़े विस्तृत रूप में किसी फिल्म की समीक्षा लिखना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सिनेमा के इतिहास की जानकारी होना चाहिए। और खाली भारत के सिनेमा के इतिहास की नहीं, आपको विश्व सिनेमा के इतिहास की कम से कम कुछ जानकारी तो होना चाहिए। ख़ासतौर पर वह जानकारी जो कि कॉमन है, जो लगभग जब भी सिनेमा की बात होगी तो उनकी जानकारी होगी। जैसे कि जब भी हम रियलिज़म की बात करेंगे तो हमें डी सिक्का की बात करना होगी। जब हम नियो रियलिज़म की बात करेंगे तो हमें इटली के सिनेमा की चर्चा करना पड़ेगी। हमें जब भी हम फिल्म हिस्ट्री की या फिल्म टेक्निक्स की बात करेंगे तो हमें रशियन सिनेमा की चर्चा करना पड़ेगी। जब भी हम साउंड टेक्निक्स की बात करेंगे तो हमें अमेरिकन सिनेमा की चर्चा करना पड़ेगी। हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहां हमें फोकस करना होगा। और विश्व सिनेमा में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो अग्रणीय रहे हैं और जिन्होंने ऐसी फिल्में बनाई और सिनेमा जगत को कुछ दिया है। जैसे ख़ासतौर पर यदि आप बात करेंगे तो जर्मनी में सिनेमा को लेके बहुत काम हुआ, फ्रांस में, इटली में, और ख़ासतौर पर सेकंड वर्ल्ड वार के पहले सिनेमा का जब विकास हो रहा था उस समय बहुत सारी चीज़ें सामने आईं और वो ब्लैक एंड वाइट इरा थी और उसमें चीज़ें आईं। तो इसी तरह आप जब भी कोई समीक्षा लिखेंगे तो आपको इतिहास उसका मालूम होना चाहिए। और ख़ास तौर पर आपको ये तो मालूम होना ही चाहिए कि साइलेंट इरा कब तक थी, कौन कौन सी साइलेंट इरा की फ़िल्में हैं, कौन सी फिल्में जो हैं वो टॉकी हैं जो साउंड के इन्वेंशन के बाद आई हैं, कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो कलर फिल्म्स हैं। क्योंकि एक ब्लैक एंड वाइट इरा है, एक साइलेंट इरा है, एक कलर फिल्म जहाँ से शुरू हुआ। और मैं तो ये कहूँगा कि कलर फिल्म्स आने के पहले एक और इरा है जिसको हम ईस्टमैन कलर कहते हैं, जो कोडक, ईस्टमैन कोडक ने जो फिल्म्स निकाली थी और वो ईस्टमैन कलर में थी। तो इस तरह से ये एक बड़ा डिवीज़न है। मुझे लगता है कि विद्यार्थी को व्यवहारिक तौर पे सिनेमा के टाइमलाइन को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल, आप चाहे भारत की बात करें या यूरोपीय सिनेमा की बात करें, अमेरिकन सिनेमा की, हॉलीवुड की बात करें या आप रशियन सिनेमा की बात करें, और अब अभी जो बात हो रही है जैसे इराक की जो फिल्में हैं, इराक में जो सिनेमा आया और उनकी जो फिल्म्स हैं, उनके बनाने की जो पद्धति है या उनमें जो कहानी है, उसमें जो स्टोरी टेलिंग, उनका जो अंदाज़े बयां है, वो बहुत गज़ब का है और वो सब समझना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप लिखेंगे तो आपको संदर्भ देना होंगे, आपको संदर्भ ऐसे देना होंगे कि हम जो फिल्म की समीक्षा कर रहे हैं वो कहाँ जाकर किस जगह रिलेट करती है, किस युग की किस फिल्म से कहाँ से क्या संदर्भित होती है। तो ये सब वही कर सकता है जिसने ये सब पढ़ा हो, जिसको इसके बारे में नॉलेज हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो
समीक्षा करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। यदि हमारे विद्यार्थी फिल्म समीक्षा लिखना चाहते हैं तो उनको पढ़ना ज़्यादा होगा, और ख़ास तौर पर जैसे सिनेमा की फिल्म समीक्षा, जैसे हम फिल्म समीक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो फिल्मों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ना चाहिए। और फिल्म्स के जो रूल्स रेगुलेशन हैं जो समय समय पर आए हैं, भारत में जब आज़ादी के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और वे अपने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लेकर आए थे। उसके बाद एक 1956 में एक सिनेमा अधिनियम है, कई तरह के सिनेमा अधिनियम हैं, सेंसरशिप है, तमाम तरह की यहाँ चीज़ें पे हैं। सेंसरशिप की बात आती है, तो सेंसरशिप पे आपका 2 मिनट में राय चाहूँगा, क्योंकि समय हमारे पास कम है, क्योंकि इस पे भी बतौर समीक्षक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ए यू और इस तरह की कई तरह की कोडिंग होती हैं। देखिए क्या है कि भारत में फिल्म जो है वो उसके लिए सेंसरशिप के सर्टिफिकेट, उसको बोलते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, आप देखेंगे जब भी फिल्म प्रदर्शित होती है तो उसके शुरू में एक सर्टिफिकेट आता है। ये एक मतलब गजब की चीज़ है। आप देखेंगे कि भारत में जब भी कहीं पे भी फिल्म प्रदर्शित होती है तो फिल्म शुरू होती है तो सबसे पहले एक सर्टिफिकेट आता है। उसमें लिखा रहता है मीटर रील, लंबाई, कलर, ब्लैक एंड वाइट, कितने मिनट की है, क्या है ड्यूरेशन, सारा सब कुछ उसमें होता है। और फिर उसमें होता है ए या यू या यूए या ओ या आर, ये कोडिंग है, ये फिल्म सेंसर बोर्ड देता है। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो हमारा बोर्ड है जो प्रमाण पत्र जारी करता है वो ये देखता है कि यह फिल्म किस कैटेगरी की है। क्या यह 18 वर्ष से अधिक वयस्कों के लिए है तो ए आपको मिलेगा। यू यूनिवर्सल है, ये सब कोई देख सकता है तो यू होगा। यू ए ये 13 वर्ष से ऊपर के लोग देख सकते हैं। इसमें कुछ इस तरह का कंटेंट है कि जो बच्चों को नहीं साथ देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी है। हाँ, बच्चों को नहीं दिखाया जा सकता, तो वो यूए इस तरह का जो सर्टिफिकेशन होगा। यदि ओ, तो ओ एक अलग तरह की कैटेगरी है, जैसे सेना के लिए जो फिल्में बनती हैं या डॉक्टर्स के लिए जो फिल्म बनती हैं उनके लिए एक ओ करके एक कैटेगरी है। इसी तरह आर एक कैटेगरी है। आर का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, वह फिल्म किसी को आप दिखा नहीं सकते, उसको वो वापस भेज देते हैं। तो इस तरह का फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारत में है जो, लेकिन ये आज एक बहुत बड़ी आलोचना का विषय भी है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं या इंटरनेट के आने के बाद जो भारत में फिल्मों की सेंसरशिप है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह अवश्य लगा है। लेकिन फिर भी फिल्म से सर्टिफिकेट लेना अभी भी अनिवार्य है, और पब्लिक एग्जीबिशन, किसी भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व आपको वह सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। और उसकी एक पूरी प्रोसेस है, उनकी आप साइट पे जाएंगे तो आपको तमाम तरह की जानकारी मिलेगी कि किस तरह कोई फिल्म मेकर अपना प्रमाण पत्र वहाँ से ले सकता है। तो जब हम फिल्म समीक्षा की बात करते हैं तो इन पूरी चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। फिल्म की शुरुआत होती है, सबसे पहले हमारा सर्टिफिकेट आता है, फिर प्रोडक्शन हाउस का नाम आता है, फिर प्रोड्यूसर्स के नाम आते हैं, डायरेक्टर का नाम आता है, स्क्रीन प्ले आता है, जो मुख्य किरदार होते हैं वो पहले आते हैं, और फिर फिल्म शुरुआत होती है और फिल्म के अंत में जाके उसका एक क्रेडिट रोल होता है। तो ये 1.5 से 2 घंटे का जो ये सिलसिला शुरू होता है आपके सिनेमा के पर्दे पे, तो हर एक अंश इसका समीक्षा के दायरे में आता है। बिल्कुल आता है। और जैसे आपने क्रेडिट की बात की तो हमेशा ये प्रश्न उठता है कि मैंने ये काम किया और मुझे इस काम के बदले में मेरा मेहनताना मिला, अब इसमें क्रेडिट की क्या ज़रूरत है, यह प्रश्न हमेशा उपस्थित होता है। लेकिन इसमें ये कहा जाता है, जो फिल्म लाइन है या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या तमाम पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी हैं, ये माना जाता है कि ये एक क्रिएशन है, यह एक सृजनात्मकता का उत्पाद है, यह एक ऐसा उत्पाद है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो मेहनताना मिल रहा है वो टोकन है,
आपने जो क्रिएट किया है वो बहुत बड़ा है, उसका मूल्य हम नहीं दे सकते, क्योंकि किसी भी कलाकृति का कोई मूल्य नहीं होता, वो अमूल्य होती है। तो इसलिए उसका नाम, क्योंकि उसने जो अपना ब्लड एंड स्वेट, उसमें खून पसीना बहाया है, उसके लिए उसको मेहनताने के साथ नाम देने का भी चलन है। और यह पूरी दुनिया की जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है या टेलीविज़न की इंडस्ट्री है, उसमें यह अमूमन हर जगह देखा जाता है। फिल्म समीक्षक को क्रेडिट रोल, रूल्स रेगुलेशन, फिल्म सेंसरशिप, इन सब की जानकारी भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमने पिछले 10-11 जो अंकों में फिल्म समीक्षा को कैसे लिखें, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें, इस पर लंबी एक चर्चा की है और विद्यार्थी अवश्य इससे लाभान्वित होंगे। मुझे लगता है कि हमने काफ़ी विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा कर ली है, और ऐसा भी है कि ये एक ऐसा बाज़ार है जहां आपके पास अपने कलम की ताकत और शब्दों की ताकत है। अगर आप एक शब्दकोश अपने आप में है और फिल्म को देखने का नज़रिया आपका सबसे अलग है, तो आपको कहीं एक अलग मार्केट में बिठा सकता है, या तो विद्वान के तौर पे या पत्रकारीय समीक्षक के तौर पे। निर्भर ये करता है कि आपका देखने का नज़रिया क्या है। तो पूरे एपिसोड्स और पूरे अंकों के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर इनके विभिन्न पहलुओं पर विद्यार्थी अभी से ध्यान देना शुरू कर दे, मतलब बैचलर फर्स्ट ईयर से ही अगर उनको फिल्म समीक्षक बनना है, तो तीसरा साल होते होते वो उतने परिपक्व तो हो ही जाएंगे कि फिल्म देखा कैसे जाए और फिल्म पर लिखा कैसे जाए समझ सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष जानकारी के लिए। नमस्कार। नमस्कार।